अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट वन न्यू सेशन 2025 के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज इज द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा एंगल जिस पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आंसर देते हैं वो एंगल क्या होगा। ऑप्शन वन इज 65 डिग्री, ऑप्शन बी इज 45 डिग्री, ऑप्शन सी इज 76 डिग्री, ऑप्शन डी इज 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ट्रू ऑप्शन इज बी, 45 डिग्री। आइए देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स, सवाल है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होती है। देखिए, हमने इन दोनों की मैग्नीट्यूड को बराबर कर लिया। डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है ए बी साइन थीटा। ए बी से कट गया, इधर बच गया कॉस थीटा और इस साइड पे बच गया साइन थीटा। अगर आप दोनों साइड पे कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। वन कैसे है? कॉस थीटा पे डिवाइड होकर वन आ गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, जो कि वन के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने थीटा निकालना है तो टेंजेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा जो कि 45 डिग्री के बराबर होता है। सो टेंजेंट जो है 45 डिग्री पे वन आंसर देता है। सो ट्रू ऑप्शन इज 45 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ। प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हाइट गेन करता है किस एंगल पर? ऑप्शन ए इज 0 डिग्री, ऑप्शन बी इज 45 डिग्री, ऑप्शन सी इज 60 डिग्री, ऑप्शन डी इज 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, ट्रू ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 90 डिग्री। कैसे? आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम हाइट का फार्मूला जानते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का बराबर होता है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। अब हाइट में साइन स्केयर थीटा आता है, यानी कि हाइट आपकी साइन थीटा पे डिपेंड करती है। तो जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो वहां पे हाइट भी मैक्सिमम होगी। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू वन देता है 90 डिग्री के एंगल पे। सो साइन थीटा मैक्सिमम है 90 डिग्री पे, ठीक है, यानी कि 90 पे साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो हाइट भी उसी एंगल पे मैक्सिमम होगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ दे आर। कहता दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट वो मैक्सिमम होगी अगर ऑप्शन वन इज पैरेलल, अगर वो पैरेलल हो, ऑप्शन बी इज परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर हो, ऑप्शन सी इज 30 डिग्री, यानी कि एंगल 30 डिग्री हो, ऑप्शन डी इज 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं कैसे। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट भी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा पे। जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो कॉस जो है 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू वन देता है। जब आप थीटा की जगह 0 डिग्री लगाएंगे तो कॉस जीरो पे हो जाएगा वन। कॉस जीरो की जगह वन वैल्यू पुट करेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। तो मतलब कि ए डॉट बी जो है ये ए बी के बराबर आ गया, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आई मीन पैरेलल, यानी कि 0 डिग्री। ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली। कहता है रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की सेम होती है किन दो एंगल्स पे जो आप आपस में क्या हो? म्यूचुअली क्या हो? परपेंडिकुलर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और 270। तो स्टूडेंट्स, ट्रू ऑप्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो उन पे आपकी जो रेंज है वो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम होगी। आइए देखते हैं कैसे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट्स। अगर कोई से दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, अगर सपोज करें मेरे पास थीटा वन और थीटा टू दो एंगल्स हैं जिन पे मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, अगर उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आए तो उन दोनों एंगल्स थीटा वन और थीटा टू दोनों एंगल्स पे जो रेंज है वो सेम होगी।
जैसे कि अगर थीटा 1 30 डिग्री पे थ्रो करता हूँ, थीटा 2 सेकंड प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे थ्रो करता हूँ, तो 30 डिग्री पे थ्रो करने वाला और 60 डिग्री पे थ्रो करने वाला दोनों जो है सेम रेंज कवर करेंगे। क्यों? 60 + 30 क्या बनता है? 90। तो याद रख लीजिएगा इस लाइन को। इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90, अगर दो एंगल का सम 90 होगा, देन रेंज विल बी सेम एट दीज टू एंगल्स। तो इन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। और मैथ में हम पढ़ते हैं इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स को सम करने से जवाब 90 आए, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये मैथ में आप पढ़ चुके हैं। और सप्लीमेंट्री का मैं बताता चलूँ, अगर एंगल का सम 180 हो तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। और यहाँ पे जो कि 90 डिग्री है, तो लिहाजा ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। एक्सेलरेशन जो है, जब एक प्रोजेक्टाइल मूव करता है, जो पाथ फॉलो करता है, उसकी मैक्सिमम हाइट पे, टॉप पोजीशन पे, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑप्शन ए इज मैक्सिमम, ऑप्शन बी इज मिनिमम, ऑप्शन सी इज जीरो, ऑप्शन डी इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो स्टूडेंट्स, ट्रू ऑप्शन इज जी। डी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वी एक्स, वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। लेकिन बॉडी का मैक्सिमम हाइट पे जो वाई कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो जीरो होता है। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड रहता है। ठीक है? तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो लिहाजा ट्रू ऑप्शन इज डी ऑप्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ट्रू ऑप्शन इज न्यूटन सेकंड। कैसे होता है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इम्पल्स बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई टी, फोर्स का टाइम से प्रोडक्ट। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का होता है सेकंड। तो इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स? हम ये भी जानते हैं कि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इम्पल्स का यूनिट जो है न्यूटन सेकंड भी होता है और केजी मीटर पर सेकंड भी होता है। लेकिन यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसलिए ए ऑप्शन ट्रू ऑप्शन नहीं है। सो अगर न्यूटन सेकंड लिखा हो या केजी मीटर पर सेकंड लिखा हो, दोनों सेम यूनिट है। तो ये न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड, ये ट्रू ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके। सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा। तो आइए देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, इम्पल्स, एक्सेलरेशन एंड पावर। तो स्टूडेंट्स, लफ्ज लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल पी ओवर डेल टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का टॉपिक है। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो डेल्टा पी ओवर टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, जो कि फोर्स के बराबर होता है। देखिए जरा, एफ किसके बराबर होता है? डेल्टा पी ओवर टी के। तो डेल्टा पी ओवर टी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये फोर्स के बराबर होता है। इसे ही न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। एज रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर को जाता है इस सफर के दौरान, इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन, इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जैसे जैसे रॉकेट ऊपर को जाता है, अपवर्ड मूव करता है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? कैसे? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर को मूव करता है, एज रॉकेट मूव्स अप, द मास ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस। रॉकेट का मास जो है डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है। तो अगर मास कम होगा तो देखें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए। तो लिहाजा जब मास कम होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और मास दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
कि जो रॉकेट का एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे रॉकेट जो है अपवर्ड मूव करेगा। सो लास्ट एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 9। इलास्टिक इन्वॉल्व होता है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नो गेन, लॉस ऑफ एनर्जी, नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इलास्टिक कुलियन। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कुलियन दो तरह का होता है, इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन। यहाँ इलास्टिक कुलियन का पूछा गया तो हम जानते हैं इलास्टिक कुलियन में किसी किस्म का ना एनर्जी लॉस होता है ना एनर्जी गेन होता है, बल्कि टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व रहती है। सो नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम ये कंजर्व रहता है। ठीक है, हम जो इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन की डिस्टिंग्विश करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो यानी कि ना लॉस हो ना गेन हो तो वो कुलियन इलास्टिक होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो तो वो इन इलास्टिक कुलियन होता है। याद रखिएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है, नॉट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, यानी कि लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी, ये हर तरह के कुलियन में हमेशा कंजर्व रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।